नमस्कार। त्राटक साधना या त्राटक मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इस 3 दिन के वर्कशॉप में आप त्राटक को जानेंगे और त्राटक से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हैं जो आपको इससे समझने में हेल्प करेंगी। वो सभी चीजें मेरी कोशिश है उसको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन में दे सकूं ताकि कोई से अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह की चीजें नहीं बोले। हर विज्ञान जो है ये अपनी एक जगह होती है और यहाँ हम लोग उस विज्ञान को समझेंगे और उसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको पीपीटी मिलेगी तो ये सभी चीजें जो है आपको यहाँ मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट से जिसको हम लोग स्टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं। और यह एक सीक्रेट मिशन था जो कि सच में सीक्रेट मिशन था, लेकिन एक निश्चित समय के बाद और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं तो उसको डी क्लासिफाइड कर दिया जाता है। डी क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो मतलब उसको पब्लिक डोमेन में ले आया जाता है। जो एक सीक्रेट चीज थी उसको फिर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है एक निश्चित समय के बाद। तो इसी तरह से स्टारगेट का जो प्रोग्राम था, तो जब उसको डी क्लासिफाई किया गया ना, तब लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। और जानकारी भी जो हुई, बहुत सारे लोगों को शौक लगा। एक रियलिटी एक शौक कहते हैं ना, शौक। क्योंकि हमेशा नासा, एफबीआई, ये सभी जो है ना साइंस को फॉलो करने वाली, वो कंट्री साइंस को फॉलो करती है। पाखंड में तो विश्वास रखने वाली चीजें नहीं है, है ना। तो फिर ये कैसे इन चीजों पे विश्वास कर रही है, किन चीजों पे विश्वास कर रही है? ठीक है। देखते हैं। तो एक सफल प्रोजेक्ट था। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स मतलब यूएसए के द्वारा जो है चलाया गया था। अगर नेटवर्क में कुछ इश्यू हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा नेटवर्क पुअर है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ा है पुअर। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और इसमें खास तौर पर जो चीज पे फोकस किया गया था ना, वो था रिमोट व्यूइंग। रिमोट व्यू, इसका मतलब होता है कि बहुत दूर से किसी चीज को देख लेना बिना गए हुए। हम एक ऐसी जगह के बारे में जानकारी ले सकते हैं
जिसको मैंने कभी गया नहीं है, मैं कभी जाना नहीं है। ठीक है। तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA और CIA दोनों के द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। दूर की चीजों को देखना, भविष्यवाणी करना और मानसिक क्षमताओं का उपयोग कर खुफिया जानकारी जुटाना इसका मकसद था। हालांकि 1995 में सार्वजनिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया, और क्या पता वो चल भी रहा हो, है ना, लेकिन वो गुप्त था। और ये कह कर बंद कर दिया गया कि यार इससे कुछ हुआ नहीं, कुछ इस जो है प्रोजेक्ट का कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। यह कर कहकर जो है गवर्नमेंट ने इसको प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, और इसमें जो उस समय के मतलब कि जो रिसर्च हुए थे उसको डिक्लासिफाई कर दिया। ठीक है। और लोग उसको पढ़ने लगा। अभी पब्लिक डोमेन पे ये सब अवेलेबल है, जो भी मैं बता रहा हूँ इजिली अवेलेबल। अब जो 1995 में सरकार ने कहा कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हम किसी चीज को रिमोटली देख सकते हैं। रिमोटली देख सकते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और यही कह के बंद किया गया। ठीक है। अब जो है कई जो खुद CI के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर ज़्यादा नेटवर्क का इश्यू होगा तो हम क्लास को पोस्टपोन करेंगे, इसलिए कि बेस्ट पॉसिबल नेटवर्क में हम हैं, और मौसम थोड़ा खराब है, आज थोड़ी बारिश हुई है। ठीक है। इस कारण तो अगर ये फेल प्रोजेक्ट था तो बहुत सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने दिखाई कि हाँ, ये फेल प्रोजेक्ट था, इसलिए जो है हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन ऐसी घटनाएं हुई जिसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है, और यह एक सफल प्रोजेक्ट था। और अभी तो यह भी क्लियर नहीं है कि सरकार ने सच में प्रोजेक्ट स्टारगेट को बंद कर दिया है या चल ही रहा है। ठीक है। तो ये हो सकता है अभी भी चल रहा हो, हालांकि सरकार ने 1995 में ही इसे कह दिया कि बंद कर दिया है। ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ऐसी चीज थी, ऐसे इंसिडेंट्स थे, ठीक है, जो जो प्रूफ करती है कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। जैसे उदाहरण, बहुत सारे सीक्रेट बेस जो हैं उसमें सोवियत रूस में, जो संयुक्त रूस था, जिसको हम लोग USSR कहते थे। ठीक है। और अमेरिका में कोल्ड वार चल रहा था, एक दूसरे से कंपटीशन था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, अपनी पावर को दिखाने का दोनों में कंपटीशन था। इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जो नई नई चीजें जो है ये लोग सोचते रहते थे, षड्यंत्र करते रहते थे। ठीक है। तो USA ने, जो सोवियत संघ के जो गुप्त ठिकाने हैं, सीक्रेट बेसेस हैं,
उनको पता लगाने के लिए इन रिमोट व्यूअर्स को बोला। और इन्होंने जो स्टारगेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे रिमोट व्यूअर्स थे, उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके इन ठिकानों को खोज भी लिया। मतलब बैठे बैठे बिना कोई सैटेलाइट के। ठीक है। और बाद में जब सैटेलाइट से इमेज उनके निकाले गए, ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ कि रिमोट व्यूअर्स ने जो बातें बोली थी कि उन जगह पर उनके सैन्य ठिकाने हैं, वो सभी जगह पर सच में सैन्य ठिकानों की जानकारी मिली, सीक्रेट बेसेस की जानकारी मिली। ठीक है। तो ये सफलता तो कही जानी चाहिए। 1979 में जो है, 79 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ। ठीक है। और अमेरिका के लोगों को जो है बंधक बनाया गया। ठीक है। और कोई पता ही नहीं था कि इन ईरान में इन 8 सैनिकों को कहाँ रखा गया है। ठीक है, वो गायब थे। और यह पता लगा, उनके सही लोकेशन को पता लगाने का भी काम इन रिमोट व्यूअर्स ने किया। मतलब दूर से ही देख के बताया कि कहाँ पर वो सैनिक है। हालांकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनकी लाश भी जो है नहीं मिल रही थी। इनसे पता करने का आगे इन्होंने बताया। और 70 से 80 के बीच में जो है रसिया गुप्त रूप से परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर रहा था। उसके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पर है, ये अमेरिका को पता था नहीं। उसने इन रिमोट व्यूअर्स का इस्तेमाल किया, इनसे पूछा कि कहाँ पर है वो, उनके न्यूक्लियर वेपन्स के बेस कहाँ पर है। तो रिमोट व्यूअर्स ने बिना गए हुए केवल सोचकर मन में जो उनकी मानसिक शक्ति से पता कर दिया कि यहाँ पर उनका सीक्रेट बेसिस है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स है। और फिर बाद में वो सैटेलाइट से जो है उसकी पुष्टि भी गई कि हाँ भाई ये सही है, ये इन्होंने जो बोला ये सही। 1979 में जो है एक रूसी पनडुब्बी जो है, जिसको CIA ढूंढ रही थी, मतलब अमेरिकन गुप्तचर विभाग जो है। और रूस बोल रहा था कि ये मेरा पनडुब्बी लापता हो गया है, जबकि उसने खोज भेजा था सीक्रेटली। ठीक है। रूस ने भेजा था, लेकिन उसने कहा कि मेरा लापता हो गया है पनडुब्बी, सबमरीन जो है लॉस्ट हो गया। रिमोट व्यूअर्स ने उसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, बिना गए हुए। एक 1984 में रिमोट व्यूअर्स को मंगल ग्रह के बारे में सोचने के लिए कहा गया। तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो है स्ट्रक्चर है, मतलब कि बहुत पुरानी ऐसी सभ्यताओं के अवशेष है। ठीक है।
और मतलब उन्होंने जो जानकारी थी, बाद में मंगल पर जब तो उसने उस तरह के स्ट्रक्चर होने की पुष्टि की। मतलब मंगल को उसने बता दिया। और कई लोगों का मानना है कि एलियंस के बारे में इन स्टारगेट में जो रिमोट ने बहुत कुछ बताया कि एलियंस कहाँ पर हैं। नेटवर्क आज काफी जो है खराब है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थे। अभी मेरे ख्याल से नेटवर्क अभी सही होगा। ओके है अभी। अभी ठीक है ना? यस लिख दीजिए, तब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो बहुत सारे ऐसे मिशंस के बारे में कि ये यूएफओ कहाँ है, और वो एलियंस कहाँ है, इसके बारे में भी जानकारी इन रिमोट व्यूअर्स ने दी। और जब डिक्लासिफाई किया गया तो इसके बारे में जानकारियां जो है नहीं दी गई सार्वजनिक लोगों को। मतलब इसको जो है डिक्लासिफाई करने के बावजूद जो है छुपा लिया गया। मतलब कि एलियंस भी हैं, उनकी जानकारी भी इनके पास थी, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं। और आतंकवादियों की लोकेशन, स्पेशली जो अफगानिस्तान में जो आतंकवादी हैं, उनकी सही लोकेशन पता करने में इन रिमोट व्यूअर्स ने बहुत मदद की कि सही जगह कहाँ पर है। ठीक है। तो रिमोट व्यूइंग क्या है जिसके लिए इतना सारा ये तामझाम किया गया? एक साइकिक टेक्निक है। रिमोट व्यूइंग मतलब एक मानसिक क्षमता है जिसे कोई व्यक्ति जो है अपनी शरीर उपस्थिति के बिना किसी दूरस्थ स्थान पे, मतलब कोई डिस्टेंट जगह पे, उस चीज को देख सकता है जहां वो गया ही नहीं। उस चीज को देख सकता है जहां वो गया ही नहीं।
तो यही जो है क्षमता जो है रिमोट व्यूइंग कहलाती है। और यह जो है मानसिक क्षमता जो है थर्ड आई हायर कॉन्शसनेस से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर जो है रिमोट व्यूअर्स को बताया गया, गाइड किया गया कि कैसे दुश्मन की गतिविधियों को मानसिक रूप से देख सकते हैं बिना गए हुए। और इनमें जो है बहुत ही पॉपुलर हुए इंगो स्वान। ठीक है। इन्होंने बृहस्पति ग्रह पर बिना गए हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर दी। ठीक है। उस समय कोई उपग्रह भी नहीं गया हुआ था प्रॉपर बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है। तो 1973 में जो है बिना कोई प्रॉपर जानकारी के उनको फोकस करने के कहा गया बृहस्पति ग्रह पर, जुपिटर। और इंगो स्वान ने केवल अपनी मानसिक दृष्टि का उपयोग किया और जो नासा को बताया वो सही साबित हुआ। ठीक है। उन्होंने कहा कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर रिंग है, और जिस तरह से शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग है ना, ये तो शनि ग्रह है, ये तो दिखता है, टेलीस्कोप से भी दिखता है, उसके रिंग दिखते हैं। लेकिन बृहस्पति के बारे में ऐसा कुछ जानकारी नहीं था कि उसमें भी रिंग है। बाद में पता चला कि उसमें एक पतला सा रिंग उस पर भी है। मतलब कि बिना गए हुए, बिना कोई उपग्रह वहां गया। ठीक है। इंगो स्वान ने जो है वो बता दिया। और 1979 में वॉयेजर मिशन जब गया तो इससे उसकी पुष्टि हुई। ठीक है, कि हाँ सच में बृहस्पति के चारों रिंग से। और मतलब कि यह कब पता चला, जब ऑलरेडी कोई भी मिशन वहां गया नहीं था। प्लस उन्होंने बताया कि वहां पे अमोनिया का बहुत बड़ा जो है तूफान है, जो कि अमोनिया का। बाद में पता चला, अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी ने ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं पुष्कर से कहें, तो बेंच मार्क जो है ना बृहस्पति ग्रह का, है एक बड़ा सा तूफान जिसमें कई सारी पृथ्वी समा सकती है। ऐसा एक बड़ा तूफान है, कंटिन्यूअस तूफान है। उसके बारे में, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इंगो स्वान ने पहले ही बता दिया कि वो अमोनिया है। बाद में ये सही पाया। और ग्रह पर जो है उसका एक रेडिएशन का बेल्ट है जो सही पाया गया। बाद में इसको जो वहां पर अंतरिक्ष से डेटा प्राप्त हुआ उससे क्लियर पाया कि हाँ भाई वहां पर है इस तरह का एक फील्ड। ठीक है। और यह पृथ्वी से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। और ये सब जो है नासा द्वारा जो है प्रूव किया गया कि हाँ भाई ये सभी बातें सही हैं। और ये सब बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी प्रीवियस डेटा के इंगो स्वान ने बताया। इसके अलावा जो है सोवियत संघ के गुप्त सैनिक अड्डों का पता भी इंगो स्वान ने लगाया। ठीक। और वो बहुत ही सही पाई गई। और कुछ विमान लापता हो गए थे यूएसए के, उनका भी सही लोकेशन बताया इंगो स्वान ने, केवल सोचकर। और चंद्रमा पर जो है उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि चंद्रमा पर कुछ स्ट्रक्चर है जो डार्क साइड है चंद्रमा का, जो कभी दिखता नहीं है इधर से, हमेशा वो व्हाइट साइड दिखता है। तो एक दूसरा साइड है ना जो दिखता नहीं। तो इंगो स्वान ने बताया कि वहां पर जो है, ठीक है, लाइट है। ठीक है। और स्ट्रक्चर बने हुए हैं कुछ।
जैसे एक एलियन बेस थ्योरी को बल मिला कि चंद्रमा पर एक एलियन का बेस है। हालांकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन कई सारी बातें जो यकीन करने पर लोगों को मजबूर करती हैं कि हाँ, वहां पर है एक एलियन बेस। ठीक है। तो क्या हम लोग भी रिमोट व्यूइंग सीख सकते हैं? ठीक है। इंगो स्वान को जो है रिमोट व्यूइंग का जो है ना फादर कहा जाता है। हमारे ग्रंथों में ये सब चीज तो बहुत पहले से वर्णित है कि दूरदृष्टि के बारे में, लेकिन इसी को रिमोट व्यूइंग के नाम पर जो है एक नया कपड़ा पहना दिया गया। रिमोट व्यूइंग, हम लोग इसको कहते हैं दूरदृष्टि। तो यह एक स्किल है जिसको साधना और त्राटक से विकसित किया जा सकता है। त्राटक और स्वामी मुद्रा के द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है। कई लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं और खुद को एक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आने वाला समय एनर्जी हीलिंग का समय है। दो चीजें, एक विपरीत चीजें काम कर रही हैं, दोनों डेवलप हो रही हैं। एक एनर्जी हीलिंग, रेकी, त्राटक, इस तरह की चीजें। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी चाइना ने मानुष नाम करके एक जनरल एआई जो है क्रिएट किया है। जनरल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे आपको देखिए, जैसे चैट जीपीटी के रूप में आप जान रहे होंगे। आप कुछ बोलते हैं ना तो वो जवाब देता है, मतलब आप पर रिस्पॉन्स करता है, खुद रिस्पॉन्स नहीं करता है। जो जवाब है उस पर वो रिस्पॉन्स करता है, जो आपका इनपुट है उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। खुद से डिसीजन नहीं लेता है, खुद से डिसीजन नहीं लेता है। लेकिन जनरल एआई जो है वो खुद से डिसीजन लेने वाला होता है। खुद से डिसीजन लेने वाला होता है। ठीक है। तो ऐसा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको जनरल एआई कहते हैं, एक तरफ वो डेवलप हो रहा है, मतलब आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। एक तरफ वो मानवीय क्षमताएं हैं जो हाइपर होती जा रही हैं। फिर देखिए इस तरह की चीजें पॉपुलर होती जा रही हैं। और एक तीसरी भी चीज जो इन दोनों का हाइब्रिड है, मानव मस्तिष्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करके हाइबॉर्ग तैयार हो रहे हैं। हाइबॉर्ग मतलब इस तरह की चीजें जो, मतलब कि है तो ह्यूमन, लेकिन उनका बॉडी में जो है मशीनी जो है इम्प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। इस तरह से वो मशीन का भी और ह्यूमन का भी एक हाइब्रिड है। तो अभी क्या है, ये फ्यूचर में काफी चल रहा है। इसके पीछे क्या साइंस है ना, ये हम लोग को अच्छे से समझना होगा। साइंस को क्यों समझना होता है ना, साइंस को समझने से क्या फायदा है, किसी भी चीज का साइंस को समझने से क्या फायदा आपको? तो फायदा है रेप्लिकेशन। अगर आप, साइंस का मतलब है ना किसी भी जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और उसके पीछे उसका रीजन को समझिए, क्या कारण है। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट के कारण को समझ गए, रीजन को समझ गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। कोई अगर घटना घट कर रही है तो उसका एक, अगर एक साइंटिफिक कारण आपको पता चल जाता है ना, तो पहले तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं उस घटना को। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं ना कि उस तरह की जो भी घटना घटे उसका एक विश्लेषण कर सकते हैं, साइंटिफिक एक विश्लेषण आप कर सकते हैं
आप बता सकते हैं क्या कारण। फिर एक तीसरी चीज होती है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं या फिर क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है एक कॉन्सेप्ट है। अब ग्रेविटी का उपयोग करके आप ये मतलब किसी विश्लेषण कर सकते हैं कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है। प्लस कोई भी चीज जो है हम फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना पहले से। आप फेंकेगा वो पहले ही गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। तो साइंस का मतलब यही होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट के पीछे एक उसका लॉजिक होता है, एनालिसिस होता है, और इसके आधार पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं। तो अगर हम त्राटक या फिर इसके जो सिद्धांत हैं या फिर यहाँ जो भी रिमोट व्यूइंग का सिद्धांत, अगर हम उसे समझ गए तो हम क्या है, इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, प्लस हम लोग उसको रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब किसी को सिखा सकते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक टीचर से दूसरे स्टेट में उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसका बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो लर्निंग से रिलेटेड था। डॉक्टर बाइसियोटो शिकागो यूनिवर्सिटी में जो है, शिकागो के यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको पूरी दुनिया में बहुत ही एक बेंचमार्क माना जाता है किसी चीज को सीखने के लिए। तरीका जो है ये प्रयोग कैसे किया गया इसको समझते हैं। बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो थे उनको थ्री कैटेगरीज में बांटा गया। तीन ग्रुप में बांटा गया बास्केटबॉल बॉल के खिलाड़ी। ठीक है। अब पहला ग्रुप क्या था। पहला ग्रुप ऐसे लोगों का था, ऐसे खिलाड़ियों का था जो 30 दिन तक जो है 1 घंटे का प्रैक्टिस कर रहे थे। फ्री थ्रोइंग मतलब कि जो बास्केट में बॉल फेंकने की ट्रेनिंग होती है। वो लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, 30 दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, ग्रुप वन के लोगों ने। ग्रुप टू के लोग जो थे, इनको कहा गया कि आपको बास्केटबॉल छूना भी नहीं। ठीक है, बस आपको कल्पना करनी है कि आप बास्केटबॉल जो है गोल में पोस्ट कर रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं। बस आपको ये कल्पना करनी है या विजुलाइज करना है। तीसरा ग्रुप जो था, उनको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेने से मना किया गया कि भाई आपको जरूरत नहीं है, बस बैठे रहिए 30 दिन। तो पहला ग्रुप जो रेगुलर 30 दिन प्रैक्टिस कर रहा था, दूसरा ग्रुप जो केवल कल्पना कर रहा था प्रैक्टिस की। ठीक है, तीसरा ग्रुप कुछ नहीं कर रहा था। अब रिजल्ट आया, वो बहुत ही चौंकाने वाला था। तो जो इनएक्टिव ग्रुप था जिसने कुछ नहीं किया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना उसने कल्पना की ना प्रैक्टिस की, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। ठीक है। अब जो है, जिन्होंने प्रैक्टिस की पूरे 1 महीना, 24% उनके गोल में सुधार पाया गया। जितना वो गोल कर पा रहे थे 1 महीना का प्रैक्टिस के बाद, उससे 24% ज्यादा गोल कर पाए। और जो कल्पना करने वाला समूह था, जिनको कहा कि प्रैक्टिस नहीं करिए, बस आप सोचिए कि आप गोल पोस्ट में गोल डाल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में भी सुधार आया।
23%, मतलब प्रैक्टिस के पहले जितने वो गोल कर पा रहे थे, 23% ज्यादा वो गोल कर पाए। तो यहाँ पर जो है, जो रेगुलर सच में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उनमें 24 घंटे 24% सुधार देखा गया। और जो इन्होंने केवल कल्पना की थी, उनके गोल में 23% सुधार देखा गया। मतलब 1% का डिफरेंस है। अगर हम उसको छोड़ भी दें तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभव में अंतर नहीं करता है। ठीक है। कल्पना के माध्यम से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर केवल सोचने से भी हम वो काम कर सकते हैं जो फिजिकली करने से होता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अभ्यास करिए, करते रहिए, इम्प्रूवमेंट मिलता रहे। और यहाँ क्या देख रहे हैं? कोई अभ्यास नहीं, केवल मन में सोच रहे हैं और इम्प्रूवमेंट मिला। और उतना ही मिला जितना फिजिकल करने वाले लोगों को मिला इम्प्रूवमेंट। आखिर हमारी बायोलॉजी में ऐसा क्या है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, ब्रेन में क्या है कि केवल सोचने से हम वो रिजल्ट ले सकते हैं जो एक्चुअली करने से आता है? इस तरह के बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज मिल जाएंगे आपको। ठीक है। 28 गोल्ड जीतने वाले माइकल फेलिप्स, 28 गोल्ड। कितने देश मिलकर 28 गोल्ड नहीं जीत पाते हैं? ये अकेला व्यक्ति 28 गोल्ड जीत गया ओलंपिक में। तो उससे पूछा गया कि आप इतने सारे गोल्ड कैसे ले आए? उसने कहा कि हम तो पहले ही सोच के रखे कि हमको गोल्ड मिल चुका है, हम जा रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, वैसे कल्पना कर रहे हैं, और इसके बल पर उसका परफॉर्मेंस में भी सुधार है। इसी तरह का एक नाम है लांस आर्मस्ट्रांग, हालांकि उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। साइकिल में उनका भी वही नाम है जो माइकल फिलिप्स का है, तैराकी। कई गोल्ड मेडल उन्होंने लाए, और उन्होंने बताया विजुअलाइजेशन के कारण ही वो ये कर सके। रिसर्च चाहते हैं कि जितना हम लोग शारीरिक अभ्यास करते हैं ना, उतना मानसिक अभ्यास भी करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। आखिर हमारे बायोलॉजी में ऐसा क्या है, कैसा होता है? चलिए, एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आज मैंने पोस्ट भी किया था। लकी वर्सेस अनलकी एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन, उन्होंने एक किताब लिखा है द लक फैक्टर। लक के बारे में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है। उसके बाद ये कुछ लिखा है, तो निश्चित रूप से समझने वाली बात है। तो उन्होंने जो समझते हैं, दो ग्रुप बनाया गया। पहला ग्रुप लकी लोगों का था। लकी मतलब जो खुद को बहुत लकी मानते थे, हैं या नहीं लेकिन मानते थे, लकी थे। दूसरा ग्रुप जो खुद को हमेशा अनलकी मानते थे, उनको लगता था हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाता है।
और इसलिए वो अनलकी बोले गए। दोनों समूह को जो है अखबार दिया गया पढ़ने के लिए, और उनको कहा गया कि कुल कितनी तस्वीरें हैं इस अखबार में, गिन करके बताइए। और जो लकी लोग थे ना, उन्होंने कुछ सेकंड में ही उत्तर ढूंढ के बता दिया। ठीक है। और जो लकी नहीं थे, उन्होंने काफी समय लिया। और फाइनली एक्चुअली हुआ क्या था कि जो लकी लोग थे उन्होंने तुरंत खोज लिया। तो इसका कारण ये था कि पेपर में एक जगह लिखा हुआ था, छुपाकर, कि इस पेपर में 43 इमेजेस हैं। 43 इमेज है, मतलब एक जगह लिखा हुआ था। और जो लकी लोग थे उनको तुरंत दिख गया, और जो अनलकी थे उन्हें दिखाई नहीं, वो गिनते रहे। तो वह जो है गिनती लिखी हुई थी, और बहुत इजी था, लेकिन उस पर नजर नहीं पड़ी। जो लकी लोग थे उनको नजर पड़ गई। अनलकी लोग जो थे उनकी नजर पड़ी ही नहीं, और उस समय उनका बढ़ता गया। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मेरे ख्याल से जहां तक हमको याद है 800 लोगों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब ये एक ही नहीं, इस तरह के और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट सेम ऐसे किए गए। और टोटल 800 लोगों को एंगेज किया गया था। रिजल्ट हमेशा सेम होता था। जो लकी खुद को लकी मानते थे ना, वो तुरंत खोज के दे देते थे, और जो खुद को अनलकी मानते थे वो खोज नहीं पाते। ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ ना कि जो भाग्यशाली लोग थे उनको आदत थी पॉजिटिव चीजें की, कि उनके साथ हमेशा कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, उनके साथ पॉजिटिव होता था। और जो नेगेटिव लोग थे ना, उनको हमेशा लगता था मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। और सच यही होता था। तो जो मान के बैठे थे कि वो अनलकी है, उनको तो ये चीजें मिलने वाली नहीं है, जल्दी फेल हो जाएंगी यहाँ भी वो, तो फेल हो गए। और जिन्होंने सोचा कि हम तो लकी, हमको तो तुरंत मिल जाएगा, गिनती कहाँ पे है, तो वो उनकी आंखें जो है ना वो खोजती थी। यह जो भाग्य जो है एक एटीट्यूड है, परसेप्शन का खेल है। अगर आप अच्छी चीजें खोजेंगे तो आपका दिमाग अच्छी चीजों को खोज कर आपको देगा। अगर आप बुरी चीजें खोजते हैं तो दिमाग आपको बुरी चीजें खोज कर देगा। और हमारे दिमाग में एक फिल्टर लगा हुआ है, वो हर चीजों को जांचता है, फिल्टर करता है। तो यह जो है सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझना जरूरी है। मिरर न्यूरॉन्स।
कि ये क्या है, ये मिरर न्यूरॉन क्या है और इसके पीछे का साइंस क्या है और इसके फिजिकल और मेटाफिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ मिरर न्यूरॉन के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ये इटली में हुआ था 1990 में। और वहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट थे और उनका नाम था जियाकोमो रिजोलती। और अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहां पर एक बंदर के सिर पे जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ था और बंदर के मन मस्तिष्क में कौन सी तरंगें उठ रही हैं, कौन सी भावनाएं हैं, इन सबको उन इलेक्ट्रोड से जो उनके दिमाग में लगा हुआ था, बंदरों के दिमाग में, एनालाइज करने के लिए। अब जो है ये एक्चुअली खोज एक्सीडेंटली हो गया था। ऐसा कोई खोज करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये हो गया था एक्सीडेंटली। ठीक है। हुआ ये था कि एक व्यक्ति केला खा रहा था। बंदर ने जब केला खाते उसको देखा, ठीक है, तो उसने बहुत गौर करके देखा और उसी समय बंदर के ब्रेन में कुछ स्टिमुलेशन हुआ। तो फिर जो है वो किस एरिया में था, या जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू फीड हो गया कि इस एरिया में था। और संयोग से हाथों पे हाथ वहां जो है इसके कारण को भी देख लिया गया। इफेक्ट क्या था ये पहले जान लेते हैं। इफेक्ट क्या था कि बंदर ने जो केला खाते हुए देखा था ना, तो केला खाने से जो इमोशंस डेवलप होते हैं खुशी के, वो बंदर के हेड में डेवलप हो रहे थे। मतलब कि उसने केला खाया भी नहीं था और उसका टेस्ट का मजा ले रहा था। उसके दिमाग में उसका टेस्ट चल रहा था। ठीक है। तो उन्होंने दिमाग के उस एरिया पे फोकस किया कि इस एरिया में जो क्या है ना, काफी एक्टिविटी है उस समय। तो बंदर जब कोई काम करते हुए गौर से देखता था ना, तो उसके दिमाग में ये हिस्से जो एक्टिवेट हो जाते थे और बंदर को फिर वो काम करने के लिए दिया दिया जाता था, तो बंदर वो भी तुरंत कर लेता था। मतलब कि बिना सीखे हुए वो चीज को कर लेता था। तो केवल देखने से ही जो है ना उसको वो लर्निंग मिल गई, सीख मिल गई। तो जो न्यूरॉन ये काम करने में सक्षम थे, जहां एक्टिविटी बढ़ जाती थी, उनको कहा गया मिरर न्यूरॉन। दिमाग के वो सेल जो मिरर के जैसा काम करते। तो क्या इसका रिजल्ट आया, एक नई चीज खोज हो गई 1990 में। यह जो है एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मन जो है, हमारे जो ब्रेन है, रिएक्ट करता है तो केवल अपना ही गतिविधि के लिए नहीं, दूसरों की गतिविधि को भी कॉपी करता है।
ठीक है, उसको रिफ्लेक्स देता है। तब ये पता चला कि क्यों हम जब किसी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है, किसी को रोते हुए देखने पर हमें भी रोना आ जाता है। जब किसी खिलाड़ी को फील्ड में लाइव हम खेलते देखते हैं तो देखते देखते हमें भी लगता है अरे ये तो बहुत आसान है। और ये मिरर न्यूरॉन जो है की खोज के बाद ये पता चला कि हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। इन मिरर न्यूरॉन के क्या फायदे? ठीक है, उस पर भी बहुत रिसर्च हुआ। ये 1960 की बात है, सॉरी 1990 की बात है। तो ये मिरर न्यूरॉन से जो चीज समझ में आई, यह आई कि मिरर न्यूरॉन जो है जब किसी चीज को देखते हैं ना तो उसको कॉपी कर लेते हैं, भावनाओं को कॉपी कर लेते हैं। कोई रो रहा है तो रोने लगे, कोई हंस रहा है तो हंसने लगे। देखते होंगे आप ऐसा, कोई रोते हुए लोगों के बीच में जाने पर आपको भी रोने की जैसी फीलिंग होती है। तो ये मिरर न्यूरॉन जो है किसी की फीलिंग को समझने में हमारी मदद करता है। ये मिरर न्यूरॉन ही है जो किसी की फीलिंग हमारे भीतर कॉपी करके डाल देते हैं। अब ये मिरर न्यूरॉन जो है लर्निंग से कनेक्टेड है। इनका मुख्य काम होता है सीखना, और आप जो सीखते हैं ना इन्हीं के बदौलत। अगर ये मिरर न्यूरॉन बहुत अच्छे से काम करे तो आप जल्दी से सीखेंगे, और अगर ये मिरर न्यूरॉन अच्छे से काम नहीं करे तो आप लेट से सीखेंगे। तो आप किसी चीज को देखकर कैसे सीखते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन की क्वांटिटी की क्वालिटी क्या है। तो अगर आप मिरर मिरर न्यूरॉन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी चीज को तेजी से सीख सकते हैं। तेजी से सीखने का मतलब ये मिरर न्यूरॉन का यूज करना। कुछ बच्चे किसी भी चीज को देखकर कॉपी कर लेते हैं तुरंत, तो यह उनमें मिरर न्यूरॉन का इफेक्ट है। कम्युनिकेशन, जब आप आपके मिरर न्यूरॉन जो है एक्टिव होते हैं ना, ठीक है, तो आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इन मिरर न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझकर ही जवाब देते हैं। मिरर न्यूरॉन के कारण ही आपको पता लगता है कौन मेरे अपने हैं कौन मेरे अपने नहीं। तो आपका कनेक्शन आपके अपनों के बीच से बनाने का काम मिरर न्यूरॉन करता है।
और मिरर न्यूरॉन एक्टिव रहने से अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में बेहतर होती है। टीम में काम एक लीडर बनने में, एक वर्क करने में, जहां पर एक ही चीज बार बार repeat होती है, मिरर न्यूरॉन बेहतर कर सकते हैं। अगर मिरर न्यूरॉन एक्टिव है तो आप अच्छे से टीम में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा मिरर न्यूरॉन का कुछ आध्यात्मिक पहलू भी है। अब ये देखा गया, आपकी आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपको भी रोना आता है, मतलब जो उसकी भावना है आपके भीतर आ गई। मतलब उसकी भावना को कॉपी कर लिया गया। किसने कॉपी किया? तो आपने ही किया, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका। मतलब कि जो भावनाओं को देख सकते, एक बड़ी बात है, ठीक है। इससे पता चलता है कि भावनाएं ट्रांसफर होती है। आप किसी की एनर्जी को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमारे शरीर में अलग अलग जो भावनाएं होती हैं, जैसे किसी की भावनाओं को कॉपी कर ली तो हो गया बहुत आसान एक्सप्लेनेशन, कि इमोशन को कॉपी कर लिया गया। लेकिन इमोशन केवल इमोशन नहीं होते, हमारे शरीर में कंपन एक चलता रहता है, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे हम सभी एनर्जी हैं। तो ये भावनाएं अगर कॉपी कर रही है, इसका मतलब क्या है? भावनाओं में ऊर्जा जुड़ी हुई, आप उस ऊर्जा को भी कॉपी कर रहे हैं। मतलब मिरर न्यूरॉन एनर्जी को भी कॉपी कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में खास तरह की एनर्जी चल रही है, उसको देखकर हमारे भीतर भी वो एनर्जी आ जाती है। तो इसका मतलब हम एनर्जी को कॉपी कर, हम भावनाओं को कॉपी नहीं करें। हमारा मिरर न्यूरॉन जो है भावनाओं को नहीं, उसके पीछे जो एनर्जी है उसको कॉपी कर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भावनाएं ही कॉपी नहीं हो रही है, एनर्जी कॉपी हो रही है। ठीक है। अब ब्रेन में जो है ना अलग अलग तरह के जो है एनर्जी का लेवल होता है। जैसे 4 हर्ट्ज से कम हुआ डेल्टा, 40 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ गामा, और थीटा अल्फा बीटा, बस ये 3 है, इसी के बीच की करें। तो यह जो एनर्जी हमारे ब्रेन में चल रही है, उसको भी जान सकते कौन सा व्यू चल रहा है। और ये मिरर न्यूरॉन जो है केवल फिजिकल ही नहीं, मेटाफिजिकल भी बहुत अच्छा काम करता है। उनका बहुत बड़ा जो है रोल है हमारी लाइफ। अगर आपके मिरर न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं तो आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को तो समझ रहे, भावना भी एक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अगर किसी की भावना को समझ गए, इसका मतलब है कि उसके भीतर क्या
फ्रीक्वेंसी को भी समझ गए। आप के आप किसी के फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर सकते हैं। मिरर न्यूरॉन जो है एक्टिव होते हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र भी सक्रिय होता है। सक्रिय होता है। ये चार्ट जो है ना, एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो चलता है उसका वेवलेंथ है। 4 हर्ट्ज से कम होता है तो होता है। 40 हम देख सकते हैं या अपनी भावनाओं को फील कर सकते हैं। थर्ड आई जो है आपके मिरर न्यूरॉन से एक्टिवेट होता है। मिरर न्यूरॉन अगर एक्टिवेट होता है हमारा डाई भी एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और यह आपको कनेक्शन बनाता है यूनिवर्स के साथ। इंट्यूशन का डेवलपमेंट होता है इस मिरर न्यूरॉन जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, यूनिवर्स से सिग्नल लेने का और यहाँ से सिग्नल यूनिवर्स को देने का ये काम जो है मिरर न्यूरॉन्स का होता है। तो मिरर न्यूरॉन जो है किस तरह काम करता है और यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। टेलीपैथी, टेलीपैथी का मतलब क्या है? सामने वाला कोई व्यक्ति है, मन में जो बात चल रही है उसको पहले से पढ़ लें, उसके बिना बोले, उसके मन को पढ़ लें। तो ये भी मिरर न्यूरॉन का ही कमाल है। मिरर न्यूरॉन ये आपको सक्षम बनाता है कि बोले बिना बोले उसके मन में जो बात चल रहा है ना उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कंपन। जब कोई व्यक्ति टेलीपैथिक प्रैक्टिस करता है तो दरअसल वो करता क्या है? ये दूसरे के मन में जो विचार चल रहे हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है ना, भावनाओं की तरह, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो टेलीपैथी और इंट्यूशन के लिए मिरर न्यूरॉन्स का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही लॉन्ग टर्म मेमोरी का आधार है। मिरर न्यूरॉन जब एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति का अहंकार चला जाता है और वो सभी जगह खुद को पाता है, मतलब यूनिटी में पाता है। और मिरर न्यूरॉन को मजबूत भी कर सकते हैं। लेकिन आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर ये हम कल करेंगे। किसी के पास कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, टॉपिक जो है उससे रिलेटेड सवाल। अनम्यूट कर दिया है सभी को।
ये जो अभी है मिरर न्यूरॉन्स और टेलीपैथी, ये सब हीलिंग में भी मेरे ख्याल से काम आने चाहिए। हीलिंग में यही काम आता है। वही वही ऐसा लगा, मुझे डाउट आया। सर ये दूसरी बार सुनने के लिए है क्या? क्या दूसरी बार? ये गैप आ गया बीच बीच में, वो आवाज कट हो रहा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बात। ओके। ठीक है। सर एक आज तो क्वेश्चन मौसम था। खराब है इस। हम्म। सर आपने बताया शुरुआत में किस साथ वो एक साइंटिस्ट थे जो भी मतलब उन्होंने मून पर जो ब्लैक जगह है जहाँ पर अंधेरा है वो भी देख लिया था उन्होंने। और फिर इंगो आपने एक स्वान। एग्जांपल। हाँ जी। इंगो स्वान नाम था उनका। हाँ हाँ, उन्होंने जो भी मतलब जगह देखी, उन्होंने जो भी बताया। और एक आपने एग्जांपल दिया था कि वो तीन जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी, उनकी तीन कैटेगरी बनाई गई थी। उसमें एक ने प्रैक्टिकल किया था, हम्म। एक ने प्रैक्टिकल नहीं किया था, एक ने कुछ भी नहीं किया था। हम्म। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ तो हम कर भी सकते हैं कि सामने हमने देखा बॉल होती है, बॉल का विजन है हमारे सामने, बॉल हमने देखी है, हमने गोल भी देखा है, और हमें पता भी है खेलते किस तरह है। चाहे फिर हम खेलें ना उसको, हम बैठे हुए हैं सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को सबको उसके देखा हुआ है। हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम हम्म। कभी अमेरिका गए नहीं लेकिन वहां पे हम घूम आए कि भैया वहां पर ये स्ट्रीट है, वहां पर ये शॉप है, वहां पर ये बोटिंग हो रही है, ये सब चीज़ मतलब कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ मतलब हमारे आउट ऑफ माइंड जा रही है कि हम जिस जगह पर गए नहीं है, जिस जगह पे हम गए हैं वहां तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे इमेजिन करेंगे चलो वहां पर ये चीज़ ऐसी ऐसी है। और हम कहीं गए ही नहीं तो उस तरह का विजन हमारे पास कैसे बन सकता है? ये क्लास जब खत्म होगी ना, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आगे हम लोग उसको अच्छे से समझने वाले, पूरे उसके साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन को समझने वाले। अच्छा ठीक ठीक है। है। जी। और कोई ऐसा भी बात नहीं होगी कि केवल कल्पित कह दिया, कल्पना को कल्पना नहीं। उसका पूरा एक विज्ञान है। आखिर ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा था? हम्म। अमेरिका कर रहा था। है ठीक ना? है। आपको क्या लगता है कि वो इन सब चीजों में समय देने वाला है? प्रमाण हम्म। जो केवल साइंस के बल पर चलने वाले लोग हैं, क्या हाँ। वो बिना प्रमाण के 15 साल 20 साल कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे? हम्म। जी सर, बताइएगा तो सर, अच्छा हुआ ये आगे पता क्या? चल गया कि अमेरिका में क्या क्या होता रहा था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना, बहुत कुछ उन 10 मिनट पहले से पता चला है। कभी उसके बारे में भी हम लोग और कोर्स लाएंगे तो डिस्कस करेंगे। जी लेकिन ओके अपने आप सर। में ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था। और ये कह तो जी। गया कि कह दिया गया कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए बंद कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी है कि वो अभी भी चल रहा होगा, हो सकता है। और फायदा तो उसको बहुत हुआ, अमेरिका को। अच्छा अच्छा। बाकी सर ये सब चीजें तो अपने इंडिया ही तो की हैं ये सारी। समझिए। ये ऐसा टेलीपैथी वगैरह तो सर मोस्टली इंडिया में रहा पहले। ऐसा ऑनलाइन भी क्या? आता है कि अमेरिका अमेरिका वालों ने एलियंस को कैप्चर करके रखा है, एक बार न्यूज भी आया था। बहुत सारी चीजें हैं। कि उन्होंने यूएफओ में, कुछ रियल लोग तो बोलते हैं एक आदमी जाके भी आया, यूएफओ में घूम के भी आया दूसरे ग्रहों पे, 20-20 साल के बाद रिटर्न अब हुआ। देखिए, कितना नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग तो उसको कि क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? प्रैक्टिस करना ठीक पड़ेगा। है। और किसी का कुछ सर आप खाली पहले रोज तरीका क्लास होना के चाहिए, पहले वीडियो उसका उसने भेजोगे क्या कहा ना। उसका विज्ञान अगर ये आप उसका आवाज आती समझ गए तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, है ना? रिपीट ही करना है ना। चलिए, आवाज आपकी नहीं है, कौन पूछ रहे हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही सही से। हाँ सर, बीच में कट हो गई थी। हाँ बोलिए।
सर यहाँ पे थ्योरी सिर्फ होगा या प्रैक्टिस भी करवाएंगे? देखिए, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल की गलतियां नहीं होंगी, लास्ट में आप कहिए कि नहीं करेंगे। सर टोटल कितने दिन 3 का दिन कोर्स पहले, रहेगा ये? कल और परसों 2 दिन रहेगा। और ओके, और वीडियो मिल जाएंगे ना कभी क्लास इधर उधर हुआ तो? वीडियो मिल जाएंगे डेली, अगले दिन डाउनलोड करके दे देंगे आपको। ओके, थैंक यू दो सर। महीने का आपका एक्सेस रहेगा गूगल ड्राइव का, उसमें वीडियो रहेगा। ओके, थैंक यू। एक तो ये है, ओके। मेरा कंफर्मेशन है कि त्राटक के द्वारा मैंने किसी के अंदर एक 5-10 टके का फर्क लेके आया उसके बिहेवियर में। कंफर्म हुआ मेरे को, उसके पिताजी से बात किया था, एक लड़का था। लड़का क्या था, मेरी हम्म। डॉटर का ही लड़का था। मतलब के पढ़ना हम्म। लिखना, सामने जवाब देना, ये देना, वो सब करता था बहुत। तो मैंने हम्म। मेरे जमाई से बात किया, उसने बोला कि थोड़ा 5-10 टका फर्क दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा। कुछ बिहेवियर में कम दिख रहा है। ये मैं जैसे आप स्टार्टअप प्रैक्टिस कराते हैं ना, आपने बोला किसी को भी कर सकते हैं, और एक एग्जांपल भी डाला कि एक लड़की, बंगाली लड़की का। वो सब सोच के मैंने वो किया। तो मेरे को जो रिजल्ट आया वो मैं अभी इधर शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को भी अच्छा रिजल्ट निकला। ठीक। अ, इसमें है कि इसमें ये भी ये है। भी है कि आपने इतना प्रैक्टिस भी नहीं किया, बिना प्रैक्टिस के इतना 2 दिन का ही आपने प्रैक्टिस करवाया। और ये त्राटक और सांभी मुद्रा और ध्यान का मैं अभी रोज करता हूँ। आप नहीं भी कराया, कल भी नहीं हम्म। करा, बीच में तो भी मैंने किया रात को होली के समय 2 दिन। और बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। और दूसरी बात है, अभी वो मेरे को कंफर्म करना है आपसे, क्या इससे आंखें भी ठीक होती है क्या? मेरे को अभी थोड़ा पावर भी अच्छा लग रहा है। बहुत पहले सारी चीजें, और ये क्यों होती पढ़ने में पहले तकलीफ है, ये होती थी, देखिए। कंप्यूटर में पढ़ भी नहीं पाता था, अभी चश्मा उतार के भी पढ़ लेता हूँ। देखिए, ऐसा है ना, आज 1 घंटे में जितना स्लाइड आपके सामने चला गया ना, उसको बनाने में हमको 4 दिन लगे। ठीक है। आज भी सुबह तो 3:30 बजे से जागे हुए हैं, आज तक सोए नहीं है। कंटेंट जो है काफी मेहनत करने पर तैयार हुआ है, लेकिन इसमें आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, आगे क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। सभी नेटवर्क माइंड गेम। कट रहा है 11 बजे।